मेडिकोस वेलकम टू रोबस्को मेडिकल लाइब्रेरी। देखिए, आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है क्योंकि इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं या इसके सब टॉपिक्स में से बहुत से शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं। तो आप बहुत आराम से इस लेक्चर को देखिएगा और एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट होने वाला टॉपिक नहीं है, कम से कम 4 लेक्चर्स इसके आएंगे तब जाके ये टॉपिक कवर होगा। देखिए, लास्ट लेक्चर में अपन ने बात करी थी वैसे इन्फ्लेमेशन की। अपन ने कहा था कि जो इन्फ्लेमेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है तो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो आज के लेक्चर में अपन एक्यूट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर एक्चुअल में होगा क्या, तो उसमें दो इवेंट्स होते हैं। एक वेस्कुलर इवेंट्स होते हैं तो एक सेल्यूलर इवेंट्स होते हैं। वेस्कुलर इवेंट्स नाम से पता चल रहे हैं कि वो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर होंगे, यानी कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर होंगे। तो सेल्यूलर इवेंट्स होंगे वो सेल्स के अंदर होंगे। और लास्ट सेक्शन में भी अपन ने पढ़ा था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर जो मेन सेल्स होती है वो न्यूट्रोफिल्स होती है, जो कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स होगी। तो मेन चेंजेस अपन न्यूट्रोफिल्स में ही देखेंगे। चलिए, अब अपन बात करते हैं वेस्क्यूलर इवेंट्स की। तो वेस्क्यूलर इवेंट्स अभी अपन ने बोला कि ब्लड वेसल्स के अंदर होंगे, यानी कि आर्ट्रियोल्स के अंदर, वेन्यूल्स के अंदर और कैपिलरीज के अंदर होंगे। और जो वेस्क्यूलर इवेंट्स होते हैं उसे अपन ने फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, एक तो हीमोडायनामिक चेंजेस से एक ऑल्टर्ड वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहले होंगे उसके बाद ये होंगे, ऐसा नहीं होगा। सारे इवेंट एक साथ ही चल रहे होंगे, बस अपनी कन्वीनियंस के लिए अपन ने वेस्क्यूलर इवेंट्स को दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, एक हीमोडायनामिक चेंजेस तो एक ऑल्टर्ड वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी। देखिए, आज के लेक्चर में अपन हीमोडायनामिक चेंजेस पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ऑल्टर्ड वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी की बात करेंगे। तो चलिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं हीमोडायनामिक चेंजेस। देखिए, सबसे पहले अगर अपन इस टर्मिनोलॉजी को ही ब्रेक करें, यानी कि हीमो का मतलब होता है ब्लड और डायनामिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि यहाँ पे अपन ब्लड के मूवमेंट की बात करेंगे कि सपोज ये कोई टिश्यू साइट है और यहाँ पे कहीं पे इंजरी हुई है। अब जहाँ पे इंजरी हुई है उसका खुद का एक सर्कुलेशन होगा, जिससे अपन क्या कहेंगे, माइक्रो सर्कुलेशन कहेंगे। माइक्रो सर्कुलेशन कहेंगे। और जब भी इंजरी होगी तो इस वाले पार्ट का जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, यहाँ का जो ब्लड है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। और वही चेंजेस अपन हीमोडायनामिक चेंजेस में पढ़ने वाले। अब ये जो हीमोडायनामिक चेंजेस होते हैं वो टोटल 5 स्टेप्स के अंदर होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपके आर्ट्रियोल्स का कॉन्स्ट्रक्शन होगा, यानी कि ये जो माइक्रो सर्कुलेशन वाली साइड है यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होगी तो यहाँ पे आर्टरीज भी होगी, वेन्स भी होगी, कैपिलरीज भी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आर्ट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे उसका कॉन्स्ट्रक्शन होगा। अगर माइल्ड इंजरी है तो ये कॉन्स्ट्रक्शन लगभग 3 to 5 सेकेंड्स तक चलेगा। तो सीवियर इंजरी के केस में ये कॉन्स्ट्रक्शन 5 मिनट्स तक चलेगा। अब सवाल ये उठता है कि आर्ट्रियोल्स का कॉन्स्ट्रक्शन होगा क्यों। तो आर्ट्रियोल्स का कॉन्स्ट्रक्शन वैसे तो न्यूरोजेनिक इफेक्ट की वजह से होता है, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम के इफेक्ट की वजह से होता है। और दूसरा कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि एंडोथेलिन वगैरह की वजह से आर्ट्रियोल्स का कॉन्स्ट्रक्शन होता है। अपन जब साइटोकाइंस का चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे या केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन की बात करेंगे, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा कि एंडोथेलिन क्या होते हैं या बाकी के केमिकल मीडिएटर्स का रोल क्या होता है। तो सबसे पहले आर्ट्रियोल्स का कंस्ट्रक्शन होगा। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होगा कि आपके वेजोडाइलेशन होगा, और वेजोडाइलेशन भी मेनली आर्ट्रियोल्स का होगा। और जब भी किसी भी ब्लड वेसल का वेजोडाइलेशन होता है तो उस एरिया के अंदर ब्लड वॉल्यूम जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। अब आर्ट्रियोल्स का वेजोडाइलेशन होगा तो ब्लड वॉल्यूम अफेक्टेड एरिया के अंदर, यानी कि जो इंजरी वाली साइड थी यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो उसकी वजह से यहाँ पे अपने को रेडिश अपीयरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि रेडनेस देखने को मिलेगी और साथ में अपने को वार्मथ देखने को मिलेगी। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में अपन ने कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन की बात की थी, जहां पे अपन ने कहा था कि सेल्सियस ने टोटल 4 कार्डिनल साइंस दिए। एक तो रूबर दिया, एक कैलोर दिया, एक डॉलर दिया और एक ट्यूमर दिया। ठीक है, जहां पे रूबर का मतलब है रेडनेस, कैलोर का मतलब है हीट, डॉलर का मतलब है पेन और ट्यूमर का मतलब है स्वेलिंग। और एक फिफ्थ एडिशनल जो साइन है वो है फंक्शन लॉस, जिसे अपन क्या कहते हैं, फंक्शनल लेसियो कहते हैं। तो अगर अपन एक्यूट इन्फ्लेमेशन के चेंजेस देख रहे हैं तो उसके अंदर अपने को ये कार्डिनल साइंस देखने को मिलेंगे। तो अब ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ गया है तो उसकी वजह से रेडनेस और वार्मथ देखने को मिल रही है, यानी कि अपने को रूबर देखने को मिलेगा और साथ में अपने को कैलोर देखने को मिलेगा, यानी कि दो कार्डिनल साइन की बात अपन ने कर ली। ठीक है, अब देखिए कि वेजोडाइलेशन हो क्यों रहा है। तो वेजोडाइलेशन जो होता है वो मेनली आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है
कि वेजोडाइलेशन जो हो रहा है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होता है। और जो वेजोडाइलेशन होता है इट इज एक्चुअली द हॉलमार्क प्रॉपर्टी ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। इट इज हॉलमार्क प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वेजोडाइलेशन हो रहा है, वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का एक हॉलमार्क फीचर है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं कि जो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। अब ये प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है ये अपन जब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे ऑल्टर्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। लेकिन अभी के लिए आपके मानने की अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस के अंदर फ्लूइड का ट्रांसड्यूएशन होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म अपन ने बोली है कि फ्लूइड का ट्रांसड्यूएशन हो रहा है। दो टर्मिनोलॉजी आती है, एक तो ट्रांसड्यूएट होता है, एक अपने पास एक्सुडेट होता है। दोनों में वैसे डिफरेंसेस अपन देखेंगे जब हीमोडायनामिक्स का चैप्टर अपन पढ़ेंगे तब, लेकिन अभी अपने को बेसिक दो डिफरेंसेस पता होने ही चाहिए क्योंकि बार बार ट्रांसड्यूएट और एक्सुडेट की अपन बात करेंगे। ट्रांसड्यूएट की जब भी बात करते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड का मूवमेंट होता है, फ्लूइड का मूवमेंट होता है। लेकिन जब एक्सुडेट की बात करी जाती है तो फ्लूइड के साथ साथ में प्रोटीन्स का, इसके अलावा साथ में सेल्स का भी मूवमेंट होता है। यानी कि फ्लूइड का जब भी मूवमेंट होगा वो कहां से कहां होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। तो ट्रांसड्यूएट जब भी बनेगा तो वो हमेशा एक प्रेशर प्रॉब्लम होगी, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा। लेकिन एक्सुडेट जो होता है ना, वो अगर अपन देखें तो प्रोटीन का भी मूवमेंट हो रहा है, सेल्स का भी मूवमेंट हो रहा है। तो प्रोटीन का या सेल्स का मूवमेंट कब हो पाएगा, जब वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, वो उनके लिए परमिएबल होगी तब। यानी कि अगर परमिएबिलिटी ज्यादा होगी तो ये क्रॉस कर देंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं करेंगे। यानी कि एक्सुडेट जो है वो एक परमिएबिलिटी प्रॉब्लम होता है। ये दो डिफरेंसेस आपको अभी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा है, जिसकी वजह से फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है, खाली फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है। इस वजह से अपन कह रहे हैं ट्रांसड्यूएशन हो रहा है क्योंकि खाली फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है। अब अपने को पता है एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस के अंदर अगर फ्लूइड आ जाएगा तो उसकी वजह से स्वेलिंग देखने को मिलेगी, यानी कि जो थर्ड कार्डिनल साइन है वो भी अपने को देखने को मिलेगा। ट्यूमर की भी अपन ने बात कर ली, ठीक है। फिर अपन देखिए कि क्या हो रहा है कि ये आपके टिश्यू वाली साइट है जहाँ पे इंजरी हुई। यहाँ पे अपन ने कहा कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ चुकी है, और ब्लड वॉल्यूम के साथ साथ में ब्लड फ्लो की रेट भी पहले बढ़ती है और बाद में अपन देखें तो क्या हो जाती है, वो रेट कांस्टेंट हो जाती है, जिसे अपन स्लोइंग या फिर स्टेसिस कह रहे हैं कि ब्लड फ्लो पहले बढ़ेगा फिर वो एक कांस्टेंट रेट पे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द स्लोइंग या फिर स्टेसिस। अब जब स्लोइंग या स्टेसिस होगा उसके बाद में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आरबीसी का जो कंसंट्रेशन होता है ना वो इंक्रीज कर जाता है। क्यों भाई, क्योंकि अभी अपन ने बोला है कि फ्लूइड का ट्रांसड्यूएशन हो जाएगा, और ब्लड के केस में फ्लूइड क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो यहाँ पे जो आपके प्लाज्मा है, जो ब्लड में प्लाज्मा था वो तो बाहर निकल गया, तो अब अंदर बचा क्या, सेल्स बचे। और मेनली सेल्स कौन से होते ब्लड के अंदर, आरबीसी होते। तो आरबीसी का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, आरबीसी के नंबर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो फ्लूइड था, जो प्लाज्मा था, उसका ट्रांसड्यूएशन हो गया है, वो बाहर निकल गया है। अब जब अपन देखिए कि आरबीसी का कंसंट्रेशन, यानी कि एक तरीके से ये समझिए कि सॉल्यूट ज्यादा हो गया है, और जो सॉल्वेंट था जिस फ्लूइड के अंदर ये प्रेजेंट था वो बाहर निकल गया। तो सॉल्यूट अगर ज्यादा हो गया तो उस केस में ब्लड की विस्कोसिटी जो होती है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ये समझ आ रहा है। तो वही बात है कि ब्लड की विस्कोसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं कि फिफ्थ स्टेप जो होगा वो होगा पेरिफेरल ओरिएंटेशन या फिर ल्यूकोसिटिक मार्जिनेशन। वो भी मेनली आपके न्यूट्रोफिल्स का ही होगा। कि सपोज ये आपके टिश्यू साइट है, और टिश्यू साइट पर अपन ने कहा कि यहाँ इंजरी हुई है। पहले अपन ने कहा कि भाई आपके ब्लड फ्लो बढ़ेगा, फिर आपके है ना प्लाज्मा वगैरह बाहर निकल जाएगा, आरबीसी का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देगा। लेकिन विथ टाइम क्या होता है कि जो आपके ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो इनिशियली आपके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में पढ़ेंगे कि जनरली आपके क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर तो जितनी भी सेल्स होती है ना वो सेंटर वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है, और जो प्लाज्मा होता है वो पेरिफेरी वाली साइड में प्रेजेंट होता है। फिर जब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो ये जो सेंटर वाला जोन है वो बड़ा होता जाता है। यानी कि ये आप मानिए कि इंजरी साइट है, अब सेंटर वाला जोन जो है वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि जो सेल्स पहले सेंटर में प्रेजेंट थे वो अब पेरिफेरी पे आ जाएंगे, और जो प्लाज्मा वाला जोन था वो नैरो होता जाएगा, और प्लाज्मा जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो सेल्स जो है वो कहाँ आ गए, पेरिफेरी पे आ गए। और अभी अपन ने बोला कि आपके एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर मेन इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। यानी कि
आपके एक तरीके के ल्यूकोसाइट से, तो वो आपके पेरिफेरी पे आ जाएंगे। इससे ही अपन कह रहे हैं पेरिफेरल ओरिएंटेशन, क्योंकि सेल्स जो है वो पेरिफेरी पे आ रहे हैं, या ल्यूकोसिटिक मार्जिनेशन, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स यानी कि मेनली न्यूट्रोफिल्स जो है वो मार्जिन पे आ रहे हैं अलोंग द वेस्कुलर एंडोथीलियम, यानी कि जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है वहां पे। अब क्या करेंगे कि ये सेल्स जो है वो आपके कहाँ आ गए, पेरिफेरी पे आ गए। पेरिफेरी पे आने के बाद में सपोज ये आपके सेल्स थे, ये पेरिफेरी पे आ गए। पेरिफेरी पे आने के बाद में वो क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए तो यहाँ पे रोलिंग करते हैं, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। फिर रोलिंग करने के बाद में एक सुटेबल टाइम पे ये आपके अटैच हो जाते हैं इस एंडोथीलियम से, और फिर वो क्या करते हैं कि मूव करते रहते हैं, और एक सुटेबल साइट आएगी तो वहां से ये बाहर निकल जाएंगे। ये अपन डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी अपने को समझ आया कि भाई क्या होगा, पहले न्यूट्रोफिल्स अटैच करें, अटैच करने के बाद में वो क्या करेंगे, पहले तो मूव करेंगे अलोंग द एंडोथीलियम, और फाइनली एक सुटेबल साइट आएगी जहां से वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने टोटल 5 स्टेप्स हो गए हीमोडायनामिक चेंजेस के। ये आपको और डिटेल में समझ आएगा जब नेक्स्ट लेक्चर में अपन ऑल्टर्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी भी पढ़ लेंगे तब। चलिए, अब अपन पढ़ रहे हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स। अब ट्रिपल रिस्पॉन्स अपन पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जो चेंजेस अभी अपन ने बोले, या जो कार्डिनल साइंस अपन ने इन्फ्लेमेशन के बोले, उनको एक्सप्लेन करने के लिए ट्रिपल रिस्पॉन्स जो है वो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, जिसमें अपन चारों कार्डिनल साइंस की मेनली बात कर लेंगे। अब ट्रिपल रिस्पॉन्स को लिविस एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, या इसे रेड लाइन रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। लास्ट ईयर आपने फिजियो में भी ये पढ़ा होगा, और एक दफा अपन फिर पढ़ रहे हैं। ये वाला डायग्राम देखिए कि हो क्या रहा है कि जब ट्रिपल रिस्पॉन्स होगा तो अपन अपने इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म को किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट जैसे कि पेंसिल वगैरह से अपन स्ट्राइक कर रहे हैं, तो 3 चीजें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अपने को रेड लाइन देखने को मिलेगा, रेड लाइन के बाद में फ्लेयर देखने को मिलेगा, और फिर अपने को व्हील देखने को मिलेगा। क्या होती है तीनों चीजें, वो अब मैं आप भी आपको बताता हूँ। कि ये कह रहे हैं कि अपन ने अपनी फोर आर्म को किसी भी जो इनर एस्पेक्ट से किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक किया, जैसे कि पेंसिल वगैरह से। तो जब अपन ऐसा करेंगे तो वहां पे जो कैपिलरीज है और जो वेन्यूल्स है, पॉइंट टू बी नोटेड, पहले अपन कह रहे हैं कैपिलरीज और जो वेन्यूल्स है उसका वेसोडाइलेशन होगा। अब ये जो वेसोडाइलेशन होगा उसकी वजह से वहां पे कुछ ही सेकंड्स के अंदर रेड लाइन अपीयर हो जाएगी, कि सपोज ये इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म में यहाँ पे अपन ने स्ट्राइक करा है, और यहाँ पे कैपिलरीज और वेन्यूल्स का क्या होगा, वेसोडाइलेशन होगा, जिसकी वजह से कुछ ही सेकंड्स में इस जगह पे रेड लाइन अपीयर हो जाएगी। ठीक है, अब रेड लाइन अपीयर होने के बाद में आपके क्या होगा, आपके आर्ट्रियोल्स का वेसोडाइलेशन होगा। नंबर 2 पे आर्ट्रियोल्स का वेसोडाइलेशन होगा। अब आर्ट्रियोल्स का वेसोडाइलेशन होगा तो उसकी वजह से अपने को पता है कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ब्लड फ्लो की रेट बढ़ जाएगी। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो ब्लड फ्लो बढ़ेगा उसकी वजह से यहाँ पे रेडिश अपीयरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि जो जहाँ पे अपन ने स्ट्राइक किया वहां पे ब्राइट रेडिश अपीयरेंस देखने को मिलेगा। और इस चीज को अपन क्या कहते हैं, फ्लेयर कहते हैं। जो ब्राइट रेडिश अपीयरेंस है इसे फ्लेयर कह रहे हैं। ठीक है, फिर अपन ने कहा कि क्या होगा, फिर टाइम के साथ में अपन कह रहे हैं कि प्लाज्मा जो है वो तो बाहर निकल जाएगा। प्लाज्मा बाहर निकल गया यानी कि फ्लूइड जो है वो बाहर निकल गया, यानी कि उसका ट्रांसड्यूरेशन हो जाएगा। अभी अपन ने ऊपर बोला, और फ्लूइड का जब भी ट्रांसड्यूरेशन होगा तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगी, अपने को स्वेलिंग देखने को मिलेगी सराउंडिंग टिश्यू के अंदर, सराउंडिंग स्किन के अंदर, जिसे अपन व्हील कहेंगे। यानी कि जो सराउंडिंग टिश्यू पार्ट है, सराउंडिंग जो स्किन है, वहां पे आपकी फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जिसे अपन व्हील कहते हैं। तो देखिए 3 कार्डिनल साइंस जो थे उसकी यहाँ पे अपन बात कर चुके हैं। पहला अपन ने कहा र्यूबर, यानी कि जो रेडिश अपीयरेंस है। र्यूबर के साथ में वार्मथ भी देखने को मिलती है, यानी कि अपने को कैलोर भी देखने को मिलेगा। और साथ में अपन स्वेलिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि ट्यूमर भी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, इट रिप्रेजेंट्स द क्लासिकल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब एक और कार्डिनल साइन बच रहा है डॉलर। वो कब होगा, वो तब होगा कि अगर आपने क्यूटेनियस नर्व एंडिंग पे भी कोई माइल्ड ट्रॉमा दे दिया, यानी कि अगर नर्व एंडिंग्स पे भी थोड़ी बहुत इंजरी हो गई तो फिर वहां पे पेन भी देखने को मिलेगा, यानी कि डॉलर भी आ जाएगा। और चारों के जो कार्डिनल साइंस थे जो सेल्सियस ने दिए थे, चारों कार्डिनल साइंस अपने को देखने को मिलेंगे ट्रिपल रेस्पॉन्स में, जब अगर क्यूटेनियस नर्व एंडिंग्स के ऊपर भी ट्रॉमा दे दिया गया। वरना ये 3 कार्डिनल साइंस तो ट्रिपल रेस्पॉन्स में देखने को मिलते ही मिलते। Okay guys, so that was all about today's lecture. If you found this lecture useful and helpful, then please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.